हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। हम आ गए वीडियो नंबर 4 पर। सिंपल न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू हैं इसके अंदर भी, लेकिन गाइस एंड के दो न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना। वो मैंने वीडियो में बना बना के अपने हाथ से लिखे हुए हैं, उन्हें ज़रूर करना, खासकर सबसे एंड वाला। ठीक है, तरीका हमारा वही रहेगा आपको, लेकिन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हम ऑलरेडी एग्जाम्पल जब मैंने आपको बताए थे तब भी हम इसे कर चुके हैं, लेकिन मेन चीज़ है लिखने का तरीका। एक्चुअली बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आ पाता, तो आपको लिखने का तरीका सीखना है। ठीक है, तो एल क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब दुनिया भर की सारी लाइन इस सेट एल में लिखी हुई हैं। एक्स वाई प्लेन, मतलब प्लेन की बात हो रही है, 2D की, 3D की बात नहीं हो रही। 3D में लाइन का मतलब बदल जाता है, पता है आपको? जब चैप्टर आएगा तो पता चलेगा, वेट करो। आर कोई रिलेशन है, और रिलेशन है L1 कॉमा L2, कोई पेयर है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो इक्वलेंस। तो याद आ गया होगा आपको पैरेलल वाली बात। हाँ, इसके बाद इसने कहा है कि दुनिया की सारी लाइन निकाल दो जो y इज इक्वल टू 2x+4 के पैरेलल हो। तो ज़रा देखते हैं इसको कैसे कैसे करते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो मैंने ऊपर से देख के पहले लिख दिया एल। एल क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस। तो इसके अंदर लाइंस बहुत सारी होंगी, मुझे नहीं पता, तो मैंने आइडिया से लिख दिया L1 L2 L3 डॉट डॉट डॉट। और रिलेशन मैंने ऊपर से लिख दिया L1 कॉमा L2 पेयर है, L1 पैरेलल L2। ऊपर लिखा हुआ है लैंग्वेज में, मैंने सिंबल लगा के लिख दिया। रिफ्लेक्सिव, चलिए जी, आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ रिलेशन। तो देखो मैंने डायग्राम भी इसके अंदर एक बनाया हुआ है L1 का। तो खुद सोचो, L1 बिलोंग करती है L को, मतलब L से एक लाइन ले ली मैंने L1। खुद सोचो क्या L1 पैरेलल है L1 के? यस, इसका मतलब L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। तो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल्स में। तो बहुत ईजी है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका था। सिमेट्रिक में आते हैं। तो मान लीजिए, देखो मैंने डायग्राम आपको बना के भी दिखाया हुआ है। L1 L2 दो लाइन ले लो, बिलोंग करेंगी L से। L कोई सेट है। सोचो, देखो पहली कंडीशन हमेशा ट्रू मान के चलते हैं हम। ओके, तो L1 अगर पैरेलल है L2 के, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन है, तो ऑफ कोर्स L2 भी पैरेलल होगी L1 के। इसका मतलब L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज L2 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। रिलेशन R इज सिमेट्रिक। तो ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव डायग्राम आपके सामने दिखा हुआ है, L1 L2 L3 तीन लाइन मैंने पैरेलल है। ठीक है, तो L में से तीन लाइन ले लो, L1 L2 L3। L तो भाई सेट है, इसमें तो नंबर ऑफ लाइंस पड़ी हुई हैं। तो पहली दो कंडीशन ट्रू मान के आप चलो यहाँ पर, L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3। तो ऑफकोर्स L1 भी पैरेलल होगी L3 के, डायग्राम में आप देख सकते हो। तो देखो पेयर वाइज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने इसको लिख दिया, तो इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन इज इक्वलेंस, इक्वलेंस प्रूफ हो गया। ओके, आगे देखिए, एंड में इसने एक बात बोली है कि भैया सारी लाइन निकाल दो y बराबर 2x+4 के पैरेलल। तो देखो मैंने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x+4, ऑल लाइंस पैरेलल टू दिस, जिसका नाम 1 है। तो देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन में ना कभी भी वेरिएबल नहीं बदलते। अगर लाइन के अंदर 2x है तो 2x ही रहेगा, y है तो y रहेगा। कांस्टेंट टर्म बदलते रहो और पैरेलल लाइन पाते रहो। तो y बराबर 2x+4 के पैरेलल लाइन, y बराबर 2x+9 हो सकती है, 2x-9, y बराबर 2x+10, y बराबर 2x+100, कुछ भी। तो इसलिए इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 2x+c। c बोला तो कांस्टेंट। ओके, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। गाइस क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर मत जाना। इसमें लिखा है शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अच्छा, पहले तो सेट दिया हुआ है ऑल पॉलीगन्स का, मतलब इसके अंदर पॉलीगन्स हैं, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, पता नहीं कितने हैं। ठीक है, और रिलेशन दिया हुआ है P1 कॉमा P2 पेयर है कोई, और P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अच्छा, मतलब इस सेट में बहुत सारे ट्राइंगल्स होंगे, इक्विलेटरल, राइट एंगल, लेकिन साइड तो उनकी तीन ही होती हैं। ठीक है, चाहे उसकी शेप जैसी भी हो, ट्राइंगल की साइड तो तीन ही होगी, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो। तो इस तरह से हमें सेलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ साइड सेम रहे, हो चाहे वो कोई भी ट्राइंगल। तो इसको इक्वलेंस प्रूफ करना है। ठीक है, आगे इसने पूछा है कि सेट ऑफ एलिमेंट बताओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया 3, 4, 5 के, मतलब जिसकी साइड 3, 4, 5 है, उसके साथ और कौन से पॉलीगन आ सकते हैं, तो ये बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, तो सेट ए दिया है ऑल पॉलीगन्स, तो मैंने मान लिया P1 P2 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पॉलीगन्स हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है।
और आर एक रिलेशन दिया हुआ है P1 कॉमा P2। रिलेशन के अंदर लिखा है P1 एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में तो पेयर जो बनेगा वो P1 का P1 के साथ ही बनेगा, सेल्फ रिलेशन। तो P1 बिलोंग करेगा A को, मतलब A से मैंने कोई पॉलीगन उठाया। और देखो P1 कॉमा P1 का पेयर क्या कहता है, ये कहता है P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में P1 P2 थोड़ी होगा, P1 P1 होगा। तो P1 कॉमा P1 बिलोंग करेगा R को, तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या तो आप ऐसे लिखो या स्टेटमेंट में लिख दो, बात एक है। सिमेट्रिक में आते हैं गाइस, तो इसके अंदर दो पॉलीगन ले लो, P1 P2 बिलोंग्स टू A। पहली कंडीशन हमेशा सच मानते हैं सिमेट्रिक में हम, ठीक है, ये मान के आपको चलना है। तो देखो P1 कॉमा P2 पेयर का मतलब है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इम्प्लाइज। तो P2 कॉमा P1 का मतलब क्या होगा कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो बात तो एक है, जब भाई P1 और P2 की साइड सेम है तो P2 और P1 की भी तो सेम होंगी। तो P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R और P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, ट्रांजिटिव पे आते हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर हम ले लेते हैं 3 पॉलीगन। पहली दो कंडीशन आप ट्रू मानना है इसके अंदर, ठीक है। तो P1 कॉमा P2 बिलोंग करेगा R को, मतलब जितनी साइड P1 में उतनी P2 में, ठीक है जी। P2 कॉमा P3 बिलोंग करेगा R को, मतलब जितनी साइड P2 में उतनी साइड्स P3 में, ठीक है। तो ऑफकोर्स P1 और P3 भी इक्वल ही होंगे, है कि नहीं। तो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब रिलेशन इक्वलेंस हो गया। यार अगर पहले से ही लिखा हुआ है कि शो करो इक्वलेंस है, तो इक्वलेंस तो वो होगा ही, बस आपको लिखने का तरीका सीखना है। लिखने का तरीका बच्चों को डिस्टर्ब करता है इस चैप्टर में, और कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो लास्ट में एक बात पूछी हुई है इसने लिखा हुआ है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 4 5। मतलब स्पेसिफिक ट्राइंगल एक उसमें पड़ा हुआ है जिसकी साइड 3 4 5 है, तो इसके साथ और कौन सी पॉलीगन आ सकते हैं, तो जरा देखते हैं। तो देखो गाइस, आंसर इसका आंसर है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द प्लेन। अरे राइट एंगल ट्राइंगल में यही तो खासियत होती है कि वो पाइथागोरस को फॉलो करता है और एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन साइड तो 3 ही है। हमारा जो मेन फोकस यहाँ पे रिलेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड। हमें ये नहीं देखना वो ट्राइंगल राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के साथ कौन कौन से पॉलीगन आ सकते हैं जिनकी 3 साइड्स होंगी, तो आंसर होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। क्वेश्चन आ गया गाइस, क्वेश्चन फिर बड़ा है, डरना मत, आराम से इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो। पहले निकालो सेट, फिर निकालो रिलेशन, फिर आराम से पढ़ो। इसमें लिखा है सेट ए जो है वो ऑल ट्राइंगल्स का है, मतलब ए के अंदर दुनिया भर के सारे ट्राइंगल पड़े हुए हैं, T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट। आर कोई रिलेशन है T1 कॉमा T2 और T1 इज सिमिलर टू T2। ये बात भी मैं आपको डेफिनेशन के टाइम पे बता चुका था, और शो करना ये इक्वलेंस है, ठीक है। आगे 3 बातें और लिखी हुई हैं। ट्राइंगल 1 दिया हुआ है, साइड 3 4 5 है उसकी। ट्राइंगल 2 की साइड 5 12 13। ट्राइंगल 3 की साइड 6 8 10। और कहा है बताओ इन तीनों ट्राइंगल में किसका रिलेशन किससे है। तो देखते हैं सॉल्यूशन आपके सामने। देखो मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताया है, तो लिखने का तरीका ये नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है। कभी आप एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाओ, ऐसे मत लिख के आना। जैसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं ना, T1 बिलोंग करता है ए को, तो पूरी डेफिनेशन के तौर पे लिख के आना। ओके, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको लॉजिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि ट्राइंगल 1 सिमिलर होगा ट्राइंगल 1 के। सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो हम ट्रू मानते हैं। अगर ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 2 के, तो ऑफकोर्स ट्राइंगल 2 भी सिमिलर होगा ट्राइंगल 1 के। और ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव में हम 3 ट्राइंगल लेंगे, T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग करेगा ए को, ठीक है। क्योंकि सेट में तो बहुत सारे ट्राइंगल्स पड़े हुए हैं। बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशन में T1 T2 है, इसमें T3 तो है ही नहीं, तो क्यों लिया। ट्रांजिटिव में थर्ड तो आता ही आता है, ठीक है। देखो वो रिलेशन में T लिखा हुआ वो T1 है, मिस हो गया, थोड़ा देख लेना। तो T1 अगर सिमिलर है T2 के, तो T2 भी सिमिलर होगा T3 के, और T1 भी सिमिलर होगा T3 के। तो रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। लिखने का तरीका ये नहीं है, लिखने का तरीका वो है जो मैं अब तक लिखता आ रहा हूँ, तो वैसे करके लिखना। आगे देखो 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं। पहले ट्राइंगल की साइड 3 4 5, दूसरे की 5 12 13, तीसरे की 6 8 10। तो बेटा क्लियर कट दिख तो रहा है कि T1 और T3 आपस में रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि T1 T3 सिमिलर है। रीजन, सिमिलर ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो 3 6 प्रोपोर्शनल है, 4 8 है ना, 5 10। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका सबका रेशो सेम है, 1/2 1/2 1/2। तो T1 T3 आपस में रिलेटेड है। लिखने का तरीका वही जो मैं लिखता आ रहा हूँ, ये नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फिर से थोड़ा थियोटिकल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इन्फॉर्मेशन को निकालो। पहले लिखो सेट ए। सेट ए क्या है?
सेट ए है पॉइंट्स इन प्लेन। अच्छा, प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट पी क्यू आर इस तरह से हैं, तो ठीक है जी। और रिलेशन आर क्या है? आर क्या है? आर दे रखा है पी कॉमा क्यू, एक पेयर है, 2 पॉइंट का पेयर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ना है। आगे की बात इसमें पूछा है कि शो करो सारे पॉइंट जो पी को बिलोंग करते हैं, लेकिन पी कभी 0 0 नहीं होगा, वो सारे सर्कल के ऊपर हैं जिसका सेंटर 0 0 है। तो बड़े आराम से देखते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ो, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर देखो। अब देखते हैं सोल्यूशन। देखो जी, सेट ए दिया हुआ है, पॉइंट इन द प्लेन, बहुत सारे पॉइंट हैं, पी क्यू आर डैश। ये मैंने आर डैश मान लिया क्योंकि आर तो रिलेशन को बोलते हैं, इसलिए मैंने नाम बदल दिया एस। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और रिलेशन दिया हुआ है पी कॉमा क्यू, और इसमें कहा है कि ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस बराबर है, मतलब ओ पी बराबर ओ क्यू। ओ यहाँ पर ओरिजिन है, वहाँ लैंग्वेज लिखी थी, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का रिलेशन तो पी से पी का होगा ना, पी का क्यू से थोड़ी होगा। पेयर जो बनेगा वो तो पी कॉमा पी बनेगा, सेल्फ रिलेशन याद करो। तो P बिलोंग करता है A को, मतलब A से कोई पॉइंट लिया, तो खुद सोचो OP बराबर OP। यस, ये तो सच है। इसका मतलब P कॉमा P बिलोंग कर रहा है R को, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। देखो गाइस, P और Q दो कोई पॉइंट लिए हमने जो सेट A में थे। अगर OP बराबर OQ है, O क्या है? ओरिजिन, तो ऑफकोर्स OQ बराबर OP भी होगा। तो P कॉमा Q बिलोंग करेगा R को, Q कॉमा P भी बिलोंग करेगा R को। रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये O यहाँ पर ओरिजिन है, लेकिन आपको रिलेशन में P कॉमा Q और Q कॉमा P करके दिखाना है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में 3 पॉइंट लीजिए। मैंने P Q R डैश लिया जो कि सेट A को बिलोंग करता है। ये गलती से मैंने यहाँ R लिख दिया है, यहाँ पे आपको A लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, पहली दो कंडीशन हम ट्रू मान लेते हैं। OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है, और OQ इज इक्वल टू OR डैश। ठीक है, तो ऑफकोर्स OP इज इक्वल टू OR डैश, बिल्कुल सच है। इसका मतलब P कॉमा Q रिलेशन में, Q कॉमा R डैश रिलेशन में, तो P कॉमा R डैश भी रिलेशन में होगा। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब देखो लास्ट। देखो गाइस, खुद सोचो, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, है ना, तो सर्कल पर देखो कहीं पर भी कोई पॉइंट हो जिसका सेंटर और ओरिजिन 0 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सर्कल पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो आप सर्कमफेरेंस के ऊपर, भाई वो तो रेडियस ही बनेगा। ओ पी, ओ क्यू, ओ आर डैश, ओ एस, ओ टी, तो ये सारे इक्वल रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब सारे पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि इसने कहा है ना ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर सेम रहेगी और पॉइंट घूमते रहेंगे तो वो तो सर्कल ही बनेगा। तो ऑफकोर्स ऑल पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। इस तरह से डायग्राम बना के एग्जाम में दिखा देना। क्वेश्चन आ गया जी, थ्योरिकल। कह रहा है शो दैट रिलेशन आर। ठीक है, सेट ए दिया हुआ है ऑल बुक्स। अच्छा, ए के अंदर सारी बुक्स पड़ी हुई हैं लाइब्रेरी के अंदर वाली। ठीक है जी, रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई कोई पेयर है, एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब हमें इस रिलेशन में ऐसी बुक्स डालनी है जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। जैसे कोई बुक्स मैथ्स की है, कोई बुक साइंस की है, एक बुक के अंदर 200 पेज हैं, उसके अंदर भी 200 पेज हैं, ऐसी बुक्स का रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, और ये इक्वलेंस है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। हाँ जी, देखो मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, लिखने का तरीका ये नहीं है जो मैंने लिखा है इसमें, आप अपने तरीके से लिखना या जो मैंने प्रीवियस बताया वैसे लिखना। ठीक है, ए क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई पेयर, एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो रिफ्लेक्सिव में तो सेम लेंगे। तो देखो मैंने मान लीजिए एक्स बुक ली, NOP का मतलब नंबर ऑफ पेजेस, NOP आपको नहीं लिखना ये एग्जाम में, कभी लिख दो वहाँ पे NOP, टीचर डिक्शनरी में ढूंढता रह जाएगा व्हाट इज़ NOP। ठीक है, तो खुद सोचो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव में बुक्स लूँगा तो एक्स का पेयर एक्स से ही तो बनेगा, सेल्फ रिलेशन। तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स, मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में पहली कंडीशन ट्रू मानते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स अगर इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई के, इम्प्लाइज तो वाई के पेजेस भी इक्वल होंगे एक्स के पेजेस के। ट्रांजिटिव दो कंडीशन ट्रू मान लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर को, मतलब एक्स और वाई के पेजेस सेम है, और अगर वाई और जेड के पेजेस सेम है तो एक्स और जेड के पेजेस भी सेम होंगे। ठीक है, तो जैसे ये लास्ट ट्रांजिटिव लिखा हुआ ना मैंने, इस टाइप से लिखना है और एक्स वाई जेड को यहाँ डिफाइन कर देना कि ये 3 बुक्स हैं। ऑलराइट, चलिए। हाँ जी, एक और इसके 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट में हिंट दूंगा और एक पार्ट पूरा बताऊंगा। पहला वाला पार्ट एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें सेट दिया हुआ है इंटीजर का और एक्स की वैल्यू 0 और 12 के बीच में है, मतलब 0 से लेके 12 तक है। ठीक है, डेसिमल में नहीं होगी।
और रिलेशन देखो पेयर बनाया हुआ है ए कॉमा बी, और ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मॉड्यूलस के अंदर है, नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और लास्ट ए इक्वल बी, लास्ट तो बल्कि आपको आता भी होगा ए इक्वल बी, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो भाई बड़े आराम से सीखना, मेन चीज़ है लिखने का तरीका सीखना, ठीक है। तो ए दिया हुआ था कोई सेट, ऊपर से देख के मैंने लिख दिया, मतलब इसका मतलब इसमें 0 1 2 12 तक नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव की प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट का रिलेशन दिया है ए माइनस बी मॉड्यूलस में इज मल्टीपल ऑफ 4, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव। तो मान लो 0 से लेके 12 तक कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर 0 से लेके 12 तक, राइट। तो मैंने तो इसको जर्नली लिख दिया, आप एग्जाम्पल लेके भी लिख सकते हैं। तो सपोज करो 0 से लेके 12 तक कोई भी नंबर है स्मॉल ए, वो बिलोंग करता है ए को, तो पेयर बन गया ए कॉमा ए, रिफ्लेक्सिव में तो ए कॉमा ए ही बनता है। रिलेशन में डाल दो, रिलेशन क्या है, मॉड्यूलस ए माइनस बी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में तो ए माइनस ए हो जाएगा ना, सेल्फ रिलेशन। तो ए माइनस ए क्या आया, 0, और 0 क्या है, 0 तो हर नंबर का मल्टीपल है, 0 को लिखो 0 इंटू 4 तब भी 0 आएगा, तो 0 सबके मल्टीपल में आता है, तो हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो 2,2 के लिए भी 2 2 माइनस 2 0, 4,4 के लिए भी कुछ भी ले लो, तो रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी नंबर, राइट, इन दिस रिलेशन। हाँ जी, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो दो पेयर लो ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का मतलब है ए माइनस बी, पहली कंडीशन हम ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब कुछ भी रिजल्ट आया होगा वो 4 का मल्टीपल रहा होगा, तो मैंने लिख दिया 4m, कुछ टीचर लिखते हैं 4k, कुछ लिखते हैं 4 लैम्डा, कुछ भी लिखो सेम है, मतलब वी डोंट नो द एग्जैक्ट रिजल्ट बट वी नो दैट इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ 4, तो इसलिए 4m लिख दिया। इम्प्लाइज, अब निकालो बी कॉमा ए, तो बी माइनस ए मॉडुलस में, इसका भी तो रिजल्ट 4m ही आएगा। अरे यार 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2 मॉड के अंदर आंसर तो सेम ही आएगा 4, क्योंकि पॉजिटिव तो वो बन ही जाना है, ठीक है, मॉड है। अच्छा जी, ऐसे भी लिखो, और साथ में अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो वो भी दे दो। तो इस सेट में से कोई से भी दो पेयर लो, लेकिन ऐसे पेयर लेने जिनका डिफरेंस 4 आए या 8 आए या 12 आए, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 आए, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। पहला पेयर तो हम ऐसा ही लेते हैं जो ट्रू होता है। तो 2,6 लिया मैंने, कुछ भी ले लो, 1,5 ले लो, उसका भी वही रिजल्ट आएगा, 1,9 ले लो, उसका भी वही रिजल्ट आएगा। तो देखो 2,6 का मतलब 2 माइनस 6 4 आया, जो मल्टीपल ऑफ 4 है। उल्टा करो 6,2, ये भी 4 आया, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांसक्रिप्ट पे आ जाओ जी। तो एग्जाम्पल लेके कोई भी 3 नंबर लो, लेकिन ऐसे लो ताकि 2 कंडीशन ट्रू आए। तो मैंने लिया 1 5 9, कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन 2 कंडीशन ट्रू आनी चाहिए। 1 5 का रिलेशन 1 माइनस 5 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। 5 9 का 5 माइनस 9 मॉड में 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 9 का 8 मल्टीपल ऑफ 4 है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ये ऊपर 4 4 नीचे 8 आ गया, अरे इससे हमें कोई मतलब नहीं इक्वल आए ना आए, हमें इससे मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो रिलेशन ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 का 5 के साथ रिलेशन, 5 का 9 के साथ, तो 1 का 9 के साथ भी हो गया। ऐसे लिखो या डेफिनेशन में लिखो, बात एक है, ओके। हाँ जी, सेकंड पार्ट का देखो मैंने हिंट दे दिया, बट आप ऐसे मत लिखना जैसे मैं लिखता आ रहा था वैसे लिखना, ओके, ये तो सिर्फ हिंट है। अब देखो आने वाले 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको बड़े ध्यान से देखते हैं, ओके। चलो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 और R2 इक्वलेंस रिलेशन है, मतलब R1 R2 पहले से इक्वलेंस हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, ठीक है, सेट ए के अंदर, ठीक है जी। तो कह रहा है R1 और R2 का इंटरसेक्शन भी इक्वलेंस होगा, प्रूफ करो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ओके। ध्यान रखें, लिखने का तरीका सीखना है आपको, लिखने का तरीका, बाकी सब तो आप आ जाएगा समझ में, और बोर मत होना, मजे लेना इस चैप्टर में। हाँ जी गाइस, तो ऊपर के न्यूमेरिकल में से देख के मैंने डेटा को लिख दिया। ए कोई सेट है, ए के बारे में जानकारी नहीं है, बस कोई सेट है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, तो मान लीजिए ए बी सी कुछ करके होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। और R1 और R2 इक्वलेंस रिलेशन है। देखो एक सेट के कई सारे इक्वलेंस रिलेशन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे, और 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आता है, इवन कंपटीशन IIT वगैरह में भी आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। तो R1 R2 यहाँ इक्वलेंस रिलेशन है, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, और मुझे ये प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्वलेंस होगा, मतलब 2 इक्वलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन, समझते हो, इंटरसेक्शन कॉमन, वो भी इक्वलेंस होगा, तो मुझे यहाँ पर ये प्रूफ करना है, ओके। तो यानी मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है, मुझे फोकस करना है इसके ऊपर। तो चलो पहले इसके ऊपर रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर R1 इक्वलेंस है तो इसका मतलब ये रहा होगा कि A, A
भाई रिफ्लेक्सिव में तो ए कॉमा ए या बी कॉमा बी या सी कॉमा सी आएगा, ये बिलोंग कर रहा होगा R1 को। R2 भी रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ए कॉमा ए R2 को भी बिलोंग कर रहा होगा, मतलब ऐसे नंबर्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे, ऐसे नंबर इसके अंदर अवेलेबल होंगे, तभी तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। और इसने कहा है कि R1 R2 इक्वलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, है कि नहीं। इक्वलेंस तो तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ट्रू होगी। तो ये कंडीशन तो इसके अंदर दे रखी है क्योंकि इसने कहा है R1 R2 इक्वलेंस है, ठीक है। अब जरा इन दोनों का कॉमन निकालो, R1 इंटरसेक्शन R2। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन निकालूं तो ये वाला मेंबर R1 के अंदर है और यही वाला मेंबर R2 के अंदर है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर ये मेंबर भी आ जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि A कॉमा ए बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को भी। आया समझ? मतलब जो R1 के अंदर है और R2 के अंदर है और इनका कॉमन इन दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो उसका मतलब ये भी इसके अंदर अवेलेबल है। ऐसी अगर R1 रिफ्लेक्सिव है तो B कॉमा बी भी इसके अंदर होगा, B कॉमा बी इसके अंदर भी होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। भाई सेट में जो एलिमेंट है उनका सेल्फ रिलेशन होता है तभी तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसका मतलब इनका कॉमन, इन दोनों का कॉमन B कॉमा बी भी होगा, तो B कॉमा बी भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया कि R1 कॉमा R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो देखो इस तरह से प्रूफ हुआ, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। तो एक बार मन लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देख के डर लग जाता है बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन ना थ्योरी में लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये लॉजिक लगाया हमने। अब करते हैं सिमेट्रिक। हाँ जी, अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए याद करो क्या होता था, ए बी तो बी ए होना चाहिए। तो सपोज करो हम बात करते हैं, भाई इसने कहा है R1 इक्वलेंस है, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। तो सपोज करो A कॉमा बी R1 के अंदर अवेलेबल है, इम्प्लाइज तो B कॉमा ए भी R1 के अंदर अवेलेबल है। भाई ये कंडीशन दोनों फुलफिल होंगी तभी तो सिमेट्रिक माना जाएगा। एक तो ये बात मान लो। ऐसे ही सपोज करो यही वाला नंबर A कॉमा बी अवेलेबल है R2 के अंदर, तो ऑफकोर्स इसका उल्टा भी अवेलेबल होगा R2 के अंदर, है ना। यानी ये दोनों बातें हमें दी हुई हैं कि ये इक्वलेंस है, मतलब सिमेट्रिक है। अच्छा, अब निकालते हैं इसका कॉमन। R1 इंटरसेक्शन R2 जरा निकालो। R1 इंटरसेक्शन अगर R2 निकलेगा तो ए बी यहाँ भी है और ए बी देखो यहाँ भी है, तो यहाँ के इसके अंदर भी ए बी आ जाएगा। और देखो बी ए यहाँ पे R1 के अंदर भी और बी ए R2 के अंदर भी, तो इसके अंदर बी आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा दोनों के दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गए। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, इम्प्लाइज तो बी ए भी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, ठीक है। तो बहुत इजी है, बड़े आराम से देखें, जो दिया हुआ है उसी के ऊपर खेलें, उसी के ऊपर डिसीजन लें। तो रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, लिख भी देना रिलेशन इज सिमेट्रिक, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। अब आ गया ट्रांजिटिव। देखो इसने दिया हुआ है R1 R2 इक्वलेंस है, मतलब वो ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये मान के चलो आप कि A कॉमा बी और B कॉमा सी और A कॉमा सी अवेलेबल है R1 के अंदर। ये आपने मान लिया, फर्स्ट है ये। मान क्या लिया, आपको दिया हुआ है कि R1 इक्वलेंस है, तो वो रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूफ किया। प्रूफ क्या किया, दिया हुआ है, सिमेट्रिक भी दिया हुआ था और ट्रांजिटिव भी दिया हुआ है क्योंकि इक्वलेंस है। तो ये तीन चीजें तो इसके अंदर अवेलेबल होंगी होंगी। तो ये तीन चीजें बच्चों इसके अंदर भी अवेलेबल होंगी, किसके अंदर, R2 के अंदर, क्योंकि इसने कहा ये भी इक्वलेंस है, ठीक है जी। अब निकालो R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में तो देखो ए बी दोनों के अंदर है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन। तो देखो ये सारे के सारे दोनों के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं कि ए बी इफ करके बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, एंड से जोड़ते हैं इसे, बी सी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, इम्प्लाइज तो देखो ए सी भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को, ठीक है। तो जो R1 में था और जो R2 में था, इनका कॉमन इन दोनों में भी होगा। और इसके अंदर अगर ये तीनों चीज अवेलेबल है तो ये ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, और एंड में यहां पे लिखना हैंस रिलेशन इज इक्वलेंस, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो डरो मत, एक्चुअली जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लिख लिख के करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आर बी द रिलेशन, ठीक है। सेट ए दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है ना,
वो ऐसे नहीं लिखे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वो ऐसे लिखे एक्स कॉमा वाई एक पेयर बन के, वाई कॉमा जेड या ए कॉमा बी या बी कॉमा सी। दुनिया भर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे लिखे हुए हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स दोनों बातें अलग अलग मानी जाएंगी, ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है। और रिलेशन देखो, एक्स कॉमा वाई का रिलेशन यू कॉमा वी के साथ है, ओके। और इन दोनों का मतलब दिया हुआ है एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। पैटर्न देखो, एक्स पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू का साइन बीच में, और मिडिल वालों की मल्टीप्लाई। तो इसको आपको इक्वलेंस प्रूफ करना है, ओके। तो बड़े पेशेंस के साथ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आएगा भी, और इसके ऊपर एक्स्ट्राज भी मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा बट नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके। तो बड़े पेशेंस के साथ देखना इसको। हाँ जी, तो ऊपर से मैंने देखो डेटा को लिख दिया। एक है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक्स वाई, और अगर वाई एक्स होगा तो वो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, वाई जेड या जेड एक्स। अगर एक्स वाई एक पेयर है और वाई एक्स एक पेयर है तो एक्स वाई और वाई एक्स अलग अलग माने जाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है। मतलब स्टार्टिंग और बाद वाले नंबर अगर बदल के आ जाएं तो वो दो पेयर अलग माने जाएंगे, ठीक है। और देखो रिलेशन भी यहाँ पे पेयर में दिया हुआ है, इसे एक्चुअली बोलते हैं टपल। कपल नहीं, टपल, टपल TUPLE। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल देते हैं इसे टूपले, दिस इज नॉट टूपले, दिस इज टपल। तो ये एक टपल है, ये भी एक टपल है, तो इनका रिलेशन है। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर का रिलेशन नहीं है, पूरे पेयर का रिलेशन एक पेयर के साथ है। तो देखो ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन बना के दे सकता है, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डील। तो यहाँ पे देखो रिलेशन, इसका रिलेशन दिया हुआ है एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। अगर आप पैटर्न को जज करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई इक्वल है मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई के, ऐसा कुछ है। तो यहाँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको आने वाली वीडियोस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। तो जरा देखते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव, बड़े ध्यान से देखना। तो देखो रिफ्लेक्सिव अगर आपको याद हो तो होता था ए का रिलेशन ए से, लेकिन यहाँ पर टपल्स हैं, यहाँ पेयर है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव होगा वो होगा एक्स वाई का रिलेशन एक्स वाई से, पेयर का रिलेशन खुद अपने आप से। नोटिस करने वाली बात। तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है ए को। ए यहाँ पर सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, मतलब ए के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं है, इस टाइप से पेयर जा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब रिलेशन के अंदर फिट करो, ये रिलेशन है। तो देखो ऐसे करना है, एक्स कॉमा वाई रिलेशन एक्स कॉमा वाई। भाई रिफ्लेक्सिव में सेल्फ रिलेशन सेल्फ के साथ, पेयर का रिलेशन पेयर के साथ, ठीक है। इंप्लाइज, और इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई, ये वाली अप्रोच अपनानी है। अप्रोच क्या है, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई एक्स वाई आया, इक्वल लगाना ही लगाना है, और मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई तो ये भी वाई एक्स आया, तो ये तो ट्रू है, एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स बात एक है, तो ये कैसा है, ट्रू। ट्रू का मतलब ये हुआ कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है रिलेशन में, सो इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब बहुत से बच्चों को आ रहा होगा, सर ये तो एक्स कॉमा वाई ये तो अलग अलग हो गए, ये तो रिफ्लेक्सिव में तो एक्स कॉमा एक्स होता है। अरे ये एक पूरा हुआ है पेयर, ठीक है। बल्कि आप इसको ऐसे करके लिखो कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कॉमा एक्स कॉमा वाई, ये बिलोंग करता है रिलेशन में। देखो आप समझ में आया कि ये एक पेयर, इसी का रिलेशन इसी के साथ, ये दोनों पेयर रिलेशन के अंदर है। तो ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, ऐसे जैसे मैंने ऊपर लिखा है, दोनों बातें एक है, ऑलराइट। तो यहाँ पेयर में डील हो रहा है। अब देखते हैं सिमेट्रिक जी। तो सिमेट्रिक में दो पेयर लेंगे, तो एक ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और एक ले लेते हैं सपोज करो यू कॉमा वी ले लेंगे, या सी कॉमा डी ले लेते हैं, चलो सी कॉमा डी, या ए भी ले लेते हैं, ए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए कॉमा बी, ठीक है। ये बिलोंग करेगा किसको, ए को, क्योंकि सेट ए के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये भी इसके अंदर रहा होगा और ये भी इसके अंदर रहा होगा, कुछ भी है भाई। अगर आप सोचेंगे सर ये तो था ही नहीं, अरे यहाँ उस सेट में वो दिया थोड़ी था कि ये अवेलेबल है, उसने तो कहा है कि ए के अंदर जो भी है ऑर्डर्ड पेयर है, तो हमने अपनी मर्जी से दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा चेक करते हैं रिलेशन। तो पहले एक्स कॉमा वाई रिलेशन ए कॉमा बी, इसका जो बिहेवियर था वो आपको दिया हुआ था, ऊपर देख सकते हो आप। इन दोनों का मल्टीपल लास्ट का, तो क्या आया, एक्स बी इक्वल साइन आना ही आना है, और मिडिल वालों का मल्टीपल क्या आया, वाई ए। ये तो इक्वेशन हो गई 1। इम्प्लाइज, ठीक है। अब आपको मालूम है ना सिमेट्रिक में उल्टा भी देखना होता है, तो उल्टा करो उसका, ए कॉमा बी का रिलेशन निकालो एक्स वाई के साथ,
बात वही है बट यहाँ पेयर में डील हो रहा है। फिर दोबारा उसका बिहेवियर ऊपर देखो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई ए वाई इक्वल आना ही आना है मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई बी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखो क्या ये सच है, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए, ये एक्स बी ये वाई ए। यहाँ देखो ये बी एक्स बी और बी एक्स तो एक ही बात है मल्टीप्लाई में, वाई ए और ए वाई एक ही बात है, मतलब ये रिलेशन दोनों आपस में होल्ड कर रहे हैं। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन ए कॉमा बी इम्प्लाइज ए कॉमा बी रिलेशन एक्स कॉमा वाई, सो आर इज सिमेट्रिक। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर आपको ये वाली नोटेशन पसंद नहीं है तो ऐसे करके लिखो एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी होल ब्रैकेट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। अब देखते हैं गाइस ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है, उसमें इसका भी यूज होगा। अब आ गए हम ट्रांजिटिव, तो इसके अंदर 3 पेयर होंगे। तो पहला पेयर एक्स वाई ले लेते हैं, दूसरा ए बी ले लेते हैं और तीसरा सी डी ले लेते हैं। ये बिलोंग करता है ए को। बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर सी डी कहाँ से आ गया। अरे ट्रांजिटिव में 3 पेयर तो चाहिए, एक्स वाई एक पेयर, ए बी एक पेयर, सी डी एक पेयर। अब बोलेंगे सर ये आए कहाँ से, इसने लिखा हुआ था ना ए के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो ए के अंदर कितने पेयर हैं हमें नहीं मालूम, दुनिया भर के सारे पेयर अवेलेबल हैं, तो कोई से भी 3 ले लो। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं रिलेशन। एक्स कॉमा वाई का रिलेशन निकालते हैं ए कॉमा बी के साथ, इम्प्लाइज। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऊपर आप देख सकते हैं पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई एक्स बी और बीच वालों का मल्टीप्लाई वाई ए। ये बात आपको याद नहीं करनी, ये क्वेश्चन के अंदर बदल बदल के आती रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील करना है कि मल्टीप्लाई है या प्लस है, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। आई बताऊंगा। ठीक है, एंड करके जोड़ते हैं इसको, इन 2 बातों को फिर ले लो, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी के साथ। इसको भी करो डिफाइन, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई ए डी। रटना नहीं है पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी सिचुएशन ही यही है। ऊपर देखो दिया हुआ है, ऐसे देखो बी और सी की मल्टीप्लाई ये आया। ठीक है, अब देखना जरा नाउ, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, वो इसको और इसको ले लेते हैं। ले तो वो लेते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे 0। ऐसे नहीं करना है, इन दोनों की हेल्प से इन दोनों का रिलेशन डिफाइन करना है। कैसे, देखो ऐसे पैटर्न यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो आप इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। अगर पैटर्न प्लस का होता तो इन दोनों को प्लस कर देते, अगर पैटर्न माइनस का होता तो इन दोनों को माइनस कर देते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। इस बात को बार बार रिवाइंड करके वीडियो को सुनना। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करने वाला हूँ। तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट में होगी तो एक्स बी ए डी सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इधर राइट साइड वाई ए और बी सी सारे मल्टीप्लाई में। मैं देख रहा हूँ ए से मेरा ए कट हो गया, और देखो डी से मेरा डी तो बचा हुआ है, बी से मेरा बी कट हो गया। यहाँ बचा एक्स डी और यहाँ बचा मेरा वाई सी। और इस वाले रिलेशन को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ जगह नहीं थी, ऐसे करके अगर मैं लिख दूं कि एक्स कॉमा सी और रिलेशन, और यहां मैं ऐसे करके लिख दूं, सॉरी हाँ जी, तो ध्यान से देखो ये पैटर्न वही आ गया, एक्चुअली उल्टा आ गया ये, मतलब आंसर पहले आ गया, क्वेश्चन बनाना है हमें। तो इसको इसी के बिहेवियर की तरह लिखो। तो देखो हमें हमारा पेयर एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स पहले आएगा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं एक्स कॉमा वाई, ये एक्स और यहां से वाई, बीच में रिलेशन आएगा ही आएगा। और देखो ये क्या है, डी सी, तो मेरे पास डी सी है या सी डी है, सी डी, तो सी डी बना के लिखो, तो सी डी। अब जरा देखना क्या इसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आने वाला है। देखो पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई एक्स डी और मिडिल वाले वी वाई और सी का मल्टीप्लाई वाई सी, बात तो एक है। तो देखो ये चीज डिराइव होके आ गई, क्या इसका रिलेशन इससे, ये हमने माना था, इसका रिलेशन इससे, ये भी हमने माना था, तो इसका रिलेशन इससे देखो ऑटोमेटिक प्रूव हुआ इनकी हेल्प से। तो ये स्टेप टीचर देखेगा, अगर ये स्टेप नहीं दिखा तो ही विल नॉट और शी विल नॉट गिव यू मार्क्स। ओके, तो ऐसा करके लिखना है। तो आपको लिखना है हैंस आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है, और हैंस एंड में लिखना है हैंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन, फुल फॉर्म लिखनी है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया है, वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार आराम से देखो, कॉपी के अंदर लिखो, फिर समझो। तब भी नहीं आए, पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल टेल यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइस।